Hello students, and today we'll study a poem for students of class 10th from the First Flight book. ये आपकी बुक की poem number 1 है, Dust of Snow, written by Robert Frost. इस पोएम में वो डस्ट ऑफ स्नो की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डस्ट का मतलब मिट्टी नहीं है, इसका मतलब है किसी चीज को झाड़ना। तो एक बार पोएट के ऊपर कोई बर्फ झाड़ता है तो वो कैसा फील करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस महसूस करते हैं, वही उन्होंने इस पोएम में बताया है। पोएम काफी शॉर्ट है, देयर आर जस्ट टू स्टैंजा इन इट और 4 लाइंस ईच। We'll read the poem, I'll discuss the word meanings and I'll explain it to you और हम इसमें यूज हुए literary devices भी डिस्कस करेंगे। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. First of all, hemlock tree is a poisonous plant or tree with small white flowers. यहां पर आपको इमेज दिखाई गई है, दिस इज अ हेमलॉक ट्री विच इज लेडन विथ स्नो। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू अ क्रिसमस ट्री जो पाइन ट्री होता है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो काफी सॉफ्ट होती हैं कंपैरेटिवली। और जो हेमलॉक ट्री है ये एक पॉइजनस प्लांट होता है, इसीलिए इसे सैडनेस, डार्कनेस, डिस्पेयर के साथ लिंक किया जाता है। सिमिलरली क्रो को भी सैडनेस और एक बैड ओमन समझा जाता है। तो यहां पर जो सीन पोएट क्रिएट कर रहे हैं वो किस चीज का है? डिस्पेयर का, सैडनेस का, ग्लूम का। वो कहते हैं कि एक क्रो था जो कि एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और ट्री के ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई थी वो क्रो की मूवमेंट की वजह से हिली और वो नीचे खड़े हुए पोएट के ऊपर झड़ के गिरी। तो वो कह रहे हैं दैट द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब क्रो ने कैसी मूवमेंट की? वो आके ब्रांच पर बैठा तो उसके बैठने से वो बर्फ झड़कर उनके ऊपर गिर गई, या वो उसके ऊपर से उड़ा तो उसके हिलने से वो स्नो झड़ी और उनके ऊपर गिरी, या फिर वो सिर्फ वहां से गुजरा तो वो बर्फ उनके ऊपर गिर गई। ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। द मूवमेंट ऑफ द क्रो इज नॉट स्पेसिफाइड, बट ही जस्ट सेज दैट जिस तरह से ये जो क्रो है, जब इसने कोई भी मूवमेंट की और ये हेमलॉक ट्री पर से जो बर्फ है वो डस्ट होकर उनके ऊपर गिरी, उससे क्या हुआ आगे वो हम स्टैंजा 2 में पढ़ेंगे, लेकिन उससे कुछ हुआ, पोएट के ऊपर उसका कुछ असर पड़ा। Now, before we move on to the next stanza, we'll discuss the literary devices used in this stanza. सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम डिस्कस करते हैं। राइम स्कीम है A B, यानी कि लाइन 1 एंड लाइन 3 के लास्ट वर्ड्स में राइमिंग है, लाइन 2 एंड लाइन 4 के लास्ट वर्ड्स में राइमिंग है। क्रो एंड स्नो आर राइमिंग, मी एंड ट्री आर राइमिंग। द नेक्स्ट डिवाइस यूज्ड हियर इज enjambment. Enjambment is when the same sentence continues to the next line. यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस के बाद there is no punctuation mark, that means the same sentence is continuing. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So this same sentence is running in 4 lines. This is the device of enjambment. नेक्स्ट डिवाइस यूज्ड इज एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? अगर एक वावल साउंड रिपीट हो रहा है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, कहीं स्टार्टिंग में, कहीं एंड में, कहीं मिडिल ऑफ द वर्ड में, दैट इज एजोनेंस। यहां पर देखिए इन लाइन 2 शुक डाउन ऑन मी, इन तीनों वर्ड्स में ओ साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, दिस इज एजोनेंस। Now we move on to the second stanza. The poet says, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued means held in regret. Regret means किसी चीज के बारे में पछतावा होना. When you're feeling sorry about something, that means you are sad. आप दुखी हैं. अब पोएट के ऊपर क्या असर पड़ता है क्रो के इस एक्शन का? जब क्रो ब्रांच के पास से उड़ता है और पोएट के ऊपर थोड़ी सी स्नो फेंक देता है, उससे पोएट पर क्या असर पड़ता है? उनके दिल का मूड चेंज हो जाता है। इस इंसिडेंट से पहले वो सैड थे, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर ये बर्फ की झाड़ पड़ती है उससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनके दिल की फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो यहां पर पोएट क्या कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि एक सैड सा सीन था,
एक पॉइजनस ट्री था जिसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था, जिसे हम एक बैड ओमेन समझते हैं, एक बुरी चीज समझते हैं, इनऑस्पिशियस समझते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस माहौल ने भी कुछ ऐसा किया जिससे कि पोएट का सैड मूड चेंज होकर हैप्पी हो गया, वो खुश हो गए। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये चीज तो बुरी है तो यहां पर बुरा ही होगा। कई बार बुरी चीजें भी हमारे लिए अच्छी बन जाती हैं। सो वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। सो हियर इन दिस पोएम व्हाट डिड वी गेट टू नो? इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने ये कहा कि जिस तरह से एक क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर पड़ी हुई बर्फ को उनके ऊपर गिराया, उससे उनके दिल में बदलाव आ गया, उनका मूड चेंज हो गया और वो दुखी मूड से हैप्पी मूड में आ गए। Now we'll see the literary devices of this stanza. Again, the rhyme scheme is C, D, C, D. Line 5 and 7 का last words rhyme कर रहे हैं. Line 6 and 8 के last words rhyme कर रहे हैं. Heart and part, mood and rude. Again, here also we can see enjambment. The same sentence is continuing in all the 4 lines. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The next device in this stanza is alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive or closely placed words. यहां पर देखिए लाइन 5 में has heart, हर साउंड रिपीट हो रहा है। ऑल्दो ये वर्ड्स थोड़ी दूर हैं लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एलिट्रेशन है क्योंकि वर्ड्स के स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स सेम है, सेम साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड ह। देन देयर इज alliteration in line 7, saved some, sir sound is repeating. Then we can see consonants also. Consonants क्या होता है? जब एक consonant sound repeat तो हो रहा है लेकिन वो कहीं पर वर्ड के स्टार्ट में है, कहीं पर किसी वर्ड के मिडिल में है और किसी वर्ड के एंड में है, देन दैट डिवाइस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यहां पर देखिए इन द लास्ट लाइन दे हैड रूड, यहां पर ड साउंड रिपीट हो रहा है तीनों वर्ड्स में, यहां पर स्टार्टिंग में, यहां पर एंड में। दिस इज कॉन्सोनेंट्स। So with this we come to an end of this poem. You have understood the meaning of the poem, the literary devices used here. Thank you for watching this video. I hope it was helpful. If you have any suggestions or comments, feel free to write in the comment section. And for more videos, please hit the bell icon. Thank you.